अन्याय कहीं भी हो, हर जगह न्याय के लिए खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये कथन हमें याद दिलाता है कि खतरे अलग अलग रूपों में आ सकते हैं, कभी सामने से, कभी छिपकर। और आज हम ऐसे ही एक अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत गंभीर खतरे पर बात करने वाले हैं, ग्रे जोन युद्ध, या जिसे अंग्रेजी में ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खैर महत्वपूर्ण है ही, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, पर मुझे लगता है कि सामरिक मामलों में रुचि रखने वाले हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए। हम ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छपे एक लेख के आधार पर इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या और भारत के लिए इसकी क्या चुनौतियां हैं, खासकर पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये ग्रे जोन युद्ध पारंपरिक युद्ध से अलग कैसे है? ये है क्या आखिर? रणनीतिक लक्ष्यों को ऐसे तरीकों से हासिल करना जो ना तो पूरी तरह शांति कहे जा सकते हैं, ना ही खुला युद्ध। इसमें जानबूझकर ऐसी गतिविधियां की जाती हैं जो सैन्य हमले की सीमा से ठीक नीचे रहें, मतलब थ्रेशोल्ड के नीचे, ताकि सीधी मिलिट्री कार्रवाई से बचा जा सके। अच्छा, तो इसमें किस तरह की चीजें आती हैं? इसमें कई तरह की चीजें हैं, जैसे साइबर हमले हो गए, आर्थिक दबाव बनाना, गलत सूचना फैलाना मतलब दुष्प्रचार अभियान, और हाँ, कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करना, जिसे लॉफेयर भी कहते हैं। ये दिलचस्प है। मतलब ये विचार कोई एकदम नया नहीं लगता। हमारे अपने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तूष्णी युद्ध यानी मौन युद्ध की बात की थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कौटिल्य ने जासूसी, छल, आर्थिक तोड़फोड़, गलत सूचना, इन सब के जरिए दुश्मन को कमजोर करने की बात कही थी। वो एक तरह से ग्रे जोन का ही प्राचीन रूप था। हाँ। और आज के दौर में इसकी अपील आप कह सकते हैं बढ़ गई है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये पारंपरिक युद्ध से सस्ता पड़ता है। इसमें अपनी भूमिका से इनकार करने की गुंजाइश रहती है, जिसे प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जो अस्पष्टताएं हैं, उनका फायदा उठाता है। साथ ही जिस देश को निशाना बनाया गया है, वहां ये मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिरता पैदा करता है। अच्छा। अगर भारत के संदर्भ में देखें, तो पाकिस्तान इस रणनीति का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? पाकिस्तान तो दशकों से, मतलब कई सालों से, आतंकवाद को अपनी राजनीति के एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है, ये सब जानते हैं। हाँ। कश्मीर में आतंकी समूहों को समर्थन देना, जैसे आजकल TRF और कश्मीर टाइगर्स जैसे नाम सामने आते हैं, सीमा पार से घुसपैठ करवाना, ये सब ग्रे जोन के क्लासिक उदाहरण हैं। मकसद साफ है, लगातार अस्थिरता बनाए रखो और सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार करते रहो। आतंकवाद के अलावा आपने दुष्प्रचार की बात की थी, उसका क्या रोल है? हाँ, वो भी बहुत अहम है। पाकिस्तान मीडिया और खासकर सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है भारत विरोधी नैरेटिव बनाने के लिए। झूठे मानवाधिकार उल्लंघन के दावे फैलाना, कश्मीर पर गलत जानकारी देना। आपको याद होगा अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे डिजिटल अभियान चले थे, डीप फेक वीडियो तक आए थे। हाँ, बिल्कुल। और एक और चिंताजनक बात है, पंजाब और जम्मू सीमा पर ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल हथियार और ड्रग्स भेजने के लिए। वो जून 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन हमला हुआ था, वो एक गंभीर चेतावनी थी। सही कहा। और इसमें चीन कहाँ से जुड़ता है? पाकिस्तान की इन हरकतों के पीछे अक्सर चीन का हाथ होने की बात होती है ना? ये मिलीभगत कैसे काम करती है? हाँ, यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। चीन और पाकिस्तान की जो साझेदारी है, वो अब सिर्फ पारंपरिक सैन्य मदद या सीपेक्स जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं रही। ये एक कह सकते हैं मिलीभगत वाले ग्रे जोन खतरे में बदल गई है, एक कलूसिव ग्रे जोन थ्रेट। मिलीभगत वाला ग्रे जोन खतरा मतलब इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है, मिलकर साइबर हमले करना, एक साथ दुष्प्रचार अभियान चलाना, दोहरे उपयोग वाली तकनीकें देना जैसे स्पेस और निगरानी की तकनीकें, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक जैसा कूटनीतिक रवैया अपनाना, ये सब शामिल हैं। यानी ये सिर्फ दो अलग अलग खतरे नहीं हैं, बल्कि ये मिलकर एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा खतरनाक खेल बन गया है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझिए कि चीन तकनीकी और आर्थिक मदद दे रहा है और पाकिस्तान उस क्षमता का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर मतलब रीजन में अस्थिरता फैलाने के लिए कर रहा है। जैसे हाल में रिपोर्ट्स आई थी कि भारत के पावर ग्रिड और बैंकिंग नेटवर्क पर जो साइबर हमले हुए, उनमें चीन समर्थित यूनिट्स और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस नेटवर्क की मिलीभगत थी। अच्छा। चीन पाकिस्तान को आधुनिक ड्रोन दे रहा है, जैमर दे रहा है, साइगिंट उपकरण यानी सिग्नल इंटेलिजेंस वाले इक्विपमेंट दे रहा है। ये सब ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है। चीन का अपना नेविगेशन सिस्टम है बेडू, वो पाकिस्तानी ड्रोन्स को सटीक निशाना लगाने में मदद कर सकता है। और सीपेक रूट पर जो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जा रही है,
उससे डिजिटल निगरानी और प्रभाव का खतरा भी बढ़ रहा है। ये तो वाकई चिंताजनक है। इस मिलीभगत वाले खतरे को देखते हुए भारत की अपनी तैयारी कैसी है? क्या हमारी भी ग्रे जोन क्षमताएं हैं? हाँ, भारत भी धीरे धीरे अपनी क्षमताएं विकसित कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास सर्टेन है जो साइबर हमलों पर प्रतिक्रिया देता है। NTRO है, यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस साइबर एजेंसी भी बनाई गई है। दुष्प्रचार से लड़ने के लिए IT नियम 2021 लाए गए। सेना में भी अब सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूनिट्स हैं। और हमारी सेना के जो सिद्धांत हैं, जैसे LWD 2018 और हालिया JDCO 2024, ये सब साइबर युद्ध को हमारी समग्र सैन्य रणनीति में जोड़ने की कोशिशें हैं। ये संस्थाएं और सिद्धांत तो हैं, पर क्या ये काफी है? आपने शुरू में कहा था कि हमारी प्रतिक्रिया अभी भी खंडित है, फ्रैगमेंटेड है, कुछ कमियां भी हैं। हाँ, कमियां तो हैं। सबसे बड़ी कमी शायद यही है कि हमारी प्रतिक्रिया अभी भी बिखरी हुई है, एकीकृत नहीं है। और अक्सर हम रिएक्टिव होते हैं, मतलब घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देते हैं। प्रोएक्टिव कम है। एक समर्पित एकीकृत नेशनल ग्रे जोन कमांड या एक स्पष्ट प्रकाशित सिद्धांत की कमी महसूस होती है। हमारी साइबर क्षमताएं भी ज्यादातर डिफेंसिव हैं। हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, खासकर ड्रोन हमलों से बचाव के मामले में अभी भी कमजोर हैं। और मनोवैज्ञानिक अभियानों यानी साइऑप्स के मामले में भी हम चीन, पाकिस्तान के मिले जुले प्रयासों के मुकाबले थोड़े पीछे हैं। हमारी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति भी 2013 की है, जो अब काफी पुरानी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर इस जटिल और मिलीभगत वाले ग्रे जोन खतरे से निपटने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? लेख क्या सुझाव देता है? लेख के आधार पर कुछ मुख्य सिफारिशें हैं। पहला, एक एकीकृत राष्ट्रीय ग्रे जोन युद्ध कमान या टास्क फोर्स बनाई जाए जो रक्षा, गृह, विदेश, साइबर एजेंसियों सबके बीच तालमेल बिठाए। दूसरा, एक स्पष्ट राष्ट्रीय ग्रे जोन सिद्धांत प्रकाशित किया जाए जिसमें बताया जाए कि हम कब, कैसे और किस हद तक प्रतिक्रिया देंगे, ताकि दुश्मनों को भी पता हो कि सीमा कहाँ है। तीसरा, सशस्त्र बलों के भीतर एक समर्पित सूचना युद्ध इकाई, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूनिट को और मजबूत किया जाए। और चौथा, चीन, पाकिस्तान की इस मिलीभगत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र, FATF वगैरह पर लगातार उजागर किया जाए, सबूतों के साथ। सही, यानी सिर्फ बचाव करने या प्रतिक्रिया देने के बजाय भारत को खुद ग्रे जोन माहौल को आकार देने वाला, उसे शेप करने वाला बनना होगा, विरोधियों पर दबाव बनाना होगा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। बिल्कुल, ये भले ही मौन युद्ध कहलाता हो, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया मुखर होनी चाहिए, सोची समझी होनी चाहिए और दृढ़ होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। इस महत्वपूर्ण चर्चा को यहीं विराम देते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम कायदे ग्रे जोन युद्ध की इस नई हकीकत से निपटने के लिए पर्याप्त है, या हमें नए वैश्विक नियमों और आपसी समझ की जरूरत है? अगर आपको हमारी ये बातचीत उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।